गढ़वाल नरेश महिपति शाह। गढ़वाल के इतिहास में पवार शासन का 46वां राजा, जो कि किंवदंतियों के अनुसार, क्योंकि मैं एग्जैक्टली इसको अगर बोलूं कि 1631 से 1635, तो इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। रतूड़ी जी कहते हैं कि 1929 में वो गद्दी पर बैठे, शिव प्रसाद डबराल जी कहते हैं 1931 में, लेकिन इनकी एग्जैक्ट तिथि जो गद्दी पर बैठने की है वो निकल कर आती है मोटा मोटा 1622 में। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि महिपति शाह जो है वो उत्तराधिकारी है श्याम शाह के, और श्याम शाह का जो राज्यरोहण है 1611 से 1631, ये भी एग्जैक्ट नहीं है। 1621 में माना जाता है तथ्यों के अनुसार कि 1621 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद इनका पुत्र जो है, जो दुलाराम है, वो अल्पवयस्क होने की स्थिति के कारण 7 वर्ष का था ये केवल तक, तो ये गद्दी में नहीं बैठ सकता था। तो इस कारण से श्याम साहब के चाचा चाचा हैं, तो उम्र ज्यादा होगी इनकी, तो सबसे अधिक उम्र में गद्दी में बैठने वाला शासक भी यही है। 48 वर्ष की उम्र में गद्दी में बैठा था, तो ये गद्दी में बैठे, ये हमें पता चलता है। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि श्याम शाह की कोई संतान नहीं थी, जैसे हमारे हरिकृष्ण रतूड़ जी और एटकिंसन ये कहते हैं कि श्याम शाह की कोई संतान नहीं थी, वो निसंतान था। रतूड़ जी ने ये वर्णन अपने रामायण प्रदीप नामक रचना में किया हुआ है, इनकी बुक है रामायण प्रदीप, हरिकृष्ण रतूड़ी। तो वो कहते हैं कि इनकी कोई संतान नहीं थी, तो उसके बाद इनके चाचा जो है महिपति शाह गद्दी में बैठते हैं। एग्जैक्ट तिथि इनकी क्लियर नहीं है, तो मोटा मोटा जो अनेक इतिहासकार हमें कहते हैं वो इस हिसाब से हम कह रहे हैं कि 1631 से 1635, बहुत कम उम्र के लिए, बहुत कम समय के लिए ये गद्दी में बैठे, 1631 से 1635। और इसी समय काल में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे तिब्बत पर 3 बार आक्रमण इनका, इसके अलावा जो सिरमौर क्षेत्र है उस पर, उस क्षेत्र से जो डाकू यहाँ एंटर करते थे और लूटपाट करते थे, उनका जो अभियान है उसको विफल करना, दून क्षेत्र में डाकुओं का आक्रमण उसको विफल करना, और जो सीमा है इनके पवार शासन की, पवार राज्य की सीमा है, उस सीमा को स्थापित करना तिब्बत के साथ, वो सतलुज नदी को उन्होंने निर्धारण किया। अब ये सब इतना सारा काम ये कर कैसे पाए? इनके पास एक बहुत ही पावरफुल सेना हुआ करती थी, जो कि तिब्बत अभियान में भी इनके काम आई। ऐसा माना जाता है कि तिब्बत अभियान, जब पहला अभियान चला था, उसमें 12,000 सैनिक इनके थे, जिसमें से 11,000 सैनिक जो है बंदूकधारी थे, और तोपें भी थी इनके पास उस समय पे। और इसमें नेतृत्व किया था रिखोला लोदी, पहला इनका बहुत महत्वपूर्ण ये सेनापति है इनका, रिखोला लोदी। रिखोला लोदी ने तिब्बत के बाद इनके पश्चिमी क्षेत्र, जो कि सिरमौर का प्रांत है, उसके भी आक्रमण विफल किए। दून क्षेत्र को सुरक्षित रहा, दून क्षेत्र को सुरक्षित रखा। बाद में दून क्षेत्र ऐसा क्षेत्र बन गया जहां पे कोई भी डाकुओं या फिर विद्रोह का कोई भी नामो निशान नहीं रहा। किसके समय काल में? महिपति शाह के शासनकाल में, और रिखोला लोदी उसमें इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा माधो सिंह भंडारी, गर्भभंजक भंजक के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, गर्भभंजक माधो सिंह भंडारी, और महिपति शाह को हम जानते हैं गर्भभंजन के कारण। कारण क्या है इनको गर्भभंजन कहने का? रीजन ये है कि ये अपने जितना भी ये समय काल इन्होंने अपने राज्यरोहण के बाद अपने शासन में दिया, ये हमेशा युद्ध में ही रत रहे, हमेशा युद्ध ही करते रहे, और युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु भी हो गई। काकू बमोर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है महिपति शाह और त्रिमल चंद के बीच में, जिसमें त्रिमल चंद के द्वारा महिपति शाह को हरा दिया जाता है, और इनका एक इंपॉर्टेंट सेनापति बनवारी दास इसमें अपने सैनिकों के साथ मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और महिपति शाह बुरी तरह घायल हो जाते हैं, और 1635 में उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि ये युद्ध एक एक हम कहेंगे एक तरह का एग्जैक्ट नहीं भी माना जाता है। रीजन ये है कि इससे पहले 1634 में त्रिमल चंद द्वारा अपने एक वकील के द्वारा एक पैगाम भिजवाया गया था महिपति शाह को। उस पैगाम को भी हम देखेंगे कि क्यों ये एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए ये युद्ध, और ये कैसे हो गया। ये हास्यास्पद है कि महिपति शाह और त्रिमल चंद के बीच में युद्ध हुआ और त्रिमल चंद विजय हो गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि इसमें काकू बमोर के युद्ध में महिपति शाह विजय हो गए, और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि त्रिमल चंद विजयी रहे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से देखते हैं। पहले साम्राज्य के विस्तार को देखेंगे, और ये देखेंगे कि किनके समकालीन रहे थे। तो महिपति शाह का शासनकाल जो रहा है 1631 से 1635 तक रहा है। इनके समय में कुमाऊं का जो शासक था वो था त्रिमल चंद। त्रिमल चंद वही है जिसने जागेश्वर में मूर्ति स्थापित की थी 1634 ईस्वी में, और 1627 से 1638 तक ये शासन में रहा। 1627 से 1638 तक त्रिमल चंद शासन में रहा कुमाऊं क्षेत्र में, कुमाऊं का क्षेत्र। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में शाहजहां का शासनकाल था। हालांकि शाहजहां के, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि जो महिपति शाह का शासनकाल है वो एक एग्जैक्ट इतिहासकारों में उसमें कई मतभेद हैं। राहुल सांस्कृत्यायन कुछ और कहते हैं, डबराल कुछ और कहते हैं, रतूड़ी कुछ और कहते हैं, मौलाराम कुछ और कहते हैं, भक्त दर्शन जी कुछ और बात इस पर कहते हैं। तो समय जो एग्जैक्ट डेट्स हैं उनमें बड़ा कंफ्यूजन है। इसमें अलग अलग सोर्सेज से मैंने ये बात यहां पे मेंशन की हुई है।
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि दिल्ली सल्तनत का शासनकाल जो था उस समय पे 1627 से 1657 तक शाहजहां शासनकाल में रहते हैं। लेकिन एक एक वक्तव्य यह भी आता है कि इस समय काल में हम देखते हैं कि गढ़वाल एक स्वतंत्र राज्य था। ऐसा कौन कहता है? एंड्राडे कहता है। एंड्राडे कौन है? जिसको जहांगीर द्वारा एक फरमान दिया गया था, ये विदेशी यात्री था, कि तुम विदेशी यात्री हो, तुम जाके यात्रा कर सकते हो, गढ़वाल क्षेत्र की, तिब्बत की सीमा क्षेत्र तक तुम यात्रा कर सकते हो। लेकिन ये जो फरमान था, इस फरमान को मानने से महिपति शाह ने मना कर दिया। महिपति शाह ने मना कर दिया तो इससे ये तो क्लियर होता है, और बड़ा अभद्र व्यवहार किया एंड्राडे के साथ, तो इससे ये तो क्लियर होता है कि गढ़वाल एक स्वतंत्र राज्य था। गढ़वाल एक स्वतंत्र राज्य था। वो किस बात से क्लियर होता है? वो इस बात से क्लियर होता है कि महिपति शाह जो है वो जहांगीर का फरमान भी नहीं मान रहे। तो जहांगीर का शासनकाल आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि 1627 से पहले की बात है क्या? ठीक है, तो 1627 से पहले की बात है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 1622, और 1622 का एक प्रमाण यह भी मिलता है कि 1621 तक शाम शाह की मृत्यु 1621 में हो गई थी, यह भी कहा जाता है। तो डेट्स पे थोड़ा सा आपको जब डीप रिसर्च करेंगे तो तब इन चीजों का कंफर्मेशन हो पाएगा। तो साम्राज्य का विस्तार, जो महिपति शाह का साम्राज्य था, वो इनका पवार राजवंश, जो कि गढ़ राजवंश था, तो गढ़वाल का संपूर्ण क्षेत्र, इसके अलावा जो अभियान चलाए गए थे माड़ा क्षेत्र से, यहां लगातार लूटपाट किया करते थे भोट प्रांत के लोग, थांगला दर्रा और माड़ा दर्रा, इन क्षेत्रों से आया करते थे भोट प्रांत के लोग। दापा या दावा प्रांत के जो लुटेरे हुआ करते थे, जो तिब्बती थे, वो यहां बार बार लूटमार किया करते थे। ये केवल महिपति शाह के समय की ही बात नहीं है, इससे पहले भी जो पवार शासक हुआ करते थे उनके समय में भी लगातार ये लूटपाट चलती रहती थी। महिपति शाह के समय में फिर से प्रारंभ हो गया लूटपाट, लेकिन महिपति शाह ने इसका बहुत सख्ती से इसको दबाया और दापा पर अपना अधिकार कर लिया। दापा पर अधिकार कर लिया और बर्तवाल जो बंधु थे उनको वहां पर उसकी सुरक्षा के लिए स्थापित कर दिया। बर्तवाल बंधुओं को ही क्यों लिया गया? क्योंकि इसकी दूसरी पत्नी जो थी, महिपति शाह की पहली पत्नी थी कर्णावती और दूसरी पत्नी थी बर्तवाल जाति की ही थी वो, तो इसीलिए बर्तवाल बंधुओं से गहरा लगाव था, तो उनको वहां सुरक्षा के लिए स्थापित कर दिया, उनको सुरक्षा के लिए छोड़ दिया। और रिखोला लोधी और महिपति शाह की सेना जो गई थी, और ये सेना बड़ी भारी भरकम सेना थी, इसमें 12,000, मैं आपको बता रहा हूं कि 12,000 इसमें सैनिक हुआ करते थे, और इसमें से 11,000 बंदूकधारी और तोपों के साथ ये सेना गई थी और दापा पर अधिकार कर लिया था। दापा पर अधिकार करने के बाद इस दापा क्षेत्र को बर्तवाल बंधुओं के संरक्षण में छोड़कर अपने राज्य को वे वापस आ गए अपने गढ़ राज्य में। लेकिन कुछ ही समय बाद लहासा के लामा राजा द्वारा इसको फिर कैप्चर कर लिया गया और बर्तवाल बंधुओं की हत्या कर दी गई। यहां पर जब बर्तवाल बंधुओं की हत्या हो जाती है तो उसके बाद व्यथित होता है महिपति शाह का हृदय, और वो तिब्बत में शांति चाहता होता है, तो वो ये प्रयास नहीं करता कि फिर से वो आक्रमण करे तिब्बत क्षेत्र में, तो वो दापा को रहने देता है। जैसी स्थिति में वो युद्ध, इसके आक्रमण के बाद जब लामा राजाओं ने इसको हथिया लिया, तो उसी स्थिति में वो रहने देता है, वहां आक्रमण नहीं करता। लेकिन वो एक काम जरूर करता है, वो गढ़वाल और तिब्बत की सीमा का निर्धारण कर देता है, और उसकी सीमा का आधार था सतलुज नदी। ये सतलुज नदी ठीक सानो हिमनद जो तिब्बत में पड़ता है, मानसरोवर से निकलती है और पंजाब क्षेत्र से प्रवाहित होती है, फिर सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है सतलुज नदी। तो ठीक है, तो इस सतलुज नदी को उसने सीमा का निर्धारण किया, और सीमा निर्धारण के लिए उसने नियुक्त किया माधो सिंह भंडारी को। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका सेनापति गर्भभंजक नाम से इसे जाना जाता है। माधो सिंह भंडारी को हम, महिपति शाह को हम जानते हैं गर्भभंजन नाम से इसे जानते हैं। इसके अलावा सिरमौर प्रांत से जो लूटपाट होती थी उस समय पे वहां पे नरेश कर्म प्रकाश ये शासक हुआ करते थे, तो इनका भी प्रयास कुछ उसके बाद रहा नहीं, जब रिखोला लोधी ने यहाँ पर सिरमौर क्षेत्र में संरक्षण दिया और दून क्षेत्र में जो लूटपाट होती थी उसको भी रोक दिया। इसके अलावा ये चमोली क्षेत्र में एक हाट नाम का ग्राम है। हाट नाम के ग्राम में हटवाल ब्राह्मण को जमीन दान की गई थी महारानी कर्णावती के समय। महाराजा महिपति शाह की पहली पत्नी हुआ करती, जिसे नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। बेग मुगल की सहायता से, अपने मित्र बेग मुगल की सहायता से उसने नजाबत खां और उसके सेनापति नजाबत खां और उसके सेना की नाक कटवा दी थी, तो वही महारानी कर्णावती। तो महारानी कर्णावती के समय में जब तिब्बत अभियान में माधो सिंह भंडारी के साथ हो गई थी, तो यहाँ पर हाट ग्राम में हटवाल ब्राह्मण को जमीन दान की थी। ये साक्ष्य मिलता है 1640 के आसपास, ये साक्ष्य मिलता है 1640 के आसपास। तो हटवाल ब्राह्मण को जो जमीन दानी थी उसमें साक्ष्य बनाया था माधो सिंह भंडारी। तो किंवदंतियां ये भी हैं कि माधो सिंह भंडारी जो है छोटा छीन युद्ध जिसे हम कहते हैं उसमें मृत हो गए थे 1840 में। ये युद्ध था, वही युद्ध है, तिब्बती सीमा का युद्ध है। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि माधो सिंह भंडारी पहले ही मृत्यु हो गई थी उनकी महिपति शाह के शासनकाल में। लेकिन
इस महिपति शाह के शासनकाल में मृत्यु नहीं हुई थी। इस बात का प्रमाण क्या है? इस बात का प्रमाण है ये हाट ग्राम, जिसमें हटवाल ब्राह्मण को जमीन दान दी थी, और कर्णावती ने साक्षी किसे बनाया था? माधो सिंह भंडारी। इसके अलावा देवप्रयाग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का बना हुआ रघुनाथ मंदिर है देवप्रयाग में, टिहरी में। तो वो देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर जो है, उसके जो घंटियां हैं वहां पे, उन घंटियों में और वहां पे जो शिलालेख है उनमें नाम मिलता है हमें माधो सिंह भंडारी के पुत्र और पुत्रवधू। ठीक है, गजे नाम था उनके पुत्र का, और पुत्रवधू मथुरा पौराणी, उनका नाम हमें इसमें मिलता है। आगे चलते हैं। तो ये हो गया उसका साम्राज्य विस्तार, महिपति शाह का साम्राज्य विस्तार। श्याम शाह 1611 से 1631 की मृत्यु के समय उसका उत्तराधिकारी दुलाराम अल्पवयस्क था, इसीलिए श्याम शाह का चाचा महिपति शाह गद्दी पर बैठता है, ऐसा घनश्याम जोशी जी ने कहा है। मगर श्याम शाह निसंतान था, ये हरिकृष्ण रतूड़ी और एटकिंसन कहते हैं, और इसका वर्णन रामायण प्रदीप में किया है हरिकृष्ण रतूड़ी ने। महिपति शाह दुलाराम का पुत्र था, मौलाराम जी कहते हैं महिपति शाह दुलाराम का पुत्र था। तो देखिए इतिहासकारों में भी विभेद है इन चीजों का, क्योंकि एग्जैक्ट प्रमाणिक वास्तविकता उस समय पे इतने लिटरेचर एक साथ उस समय पे नहीं लिखे गए, समय के साथ चेंजेस होते होते लिखे गए। राज्यरोहण की तिथि के संबंध में रतूड़ी जी कहते हैं कि 1929 में ये गद्दी में बैठे। राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि 1625 से 1646 तक इनका शासनकाल रहा। डबराल जी कहते हैं, शिव प्रसाद डबराल, उत्तराखंड का इतिहास, 1931 में ये गद्दी में बैठे, जिसको हम प्रमाणिक मानते हैं। शिव प्रसाद डबराल के वर्णन को 1631 से 1635 तक हो रहा, ये हम कहते हैं। लेकिन अगर हम उस डेट एग्जैक्ट में जाएं तो 1622 प्रामाणिक मानी जाती है। क्यों? इसके और आधार है 1622 को प्रामाणिक माने जाने के, क्योंकि इस समय पे आप एक देखते हैं केशवराय मठ 1925 में, केशवराय मठ जो है वो उसके संबंध में हमें पता चलता है। कौन कहते हैं? एटकिंसन कहते हैं। केशवराय मठ के शिलालेख पर 1625 में महिपति शाह के शासन का वर्णन मिलता है। तो 1625 में अगर शासन का वर्णन मिलता है तो 1631 में वो गद्दी में कैसे बैठे? तो ये भी एक पॉइंट है ध्यान रखने वाला। इसके अलावा आज अगर हम देखेंगे केशवराय मठ में, तो वहां पे महिपति शाह का कोई नाम नहीं मिलता, क्योंकि वहां के लोग बताते हैं कि 1972 के आसपास तक ये हमें नाम देखने को मिलता था वहां पे महिपति शाह, लेकिन समय के साथ वो फेड हो गया, वो नाम वहां पे से मिट चुका है। तो ये ध्यान रखना है, केशवराय मठ इंपॉर्टेंट है। 1625 किससे संबंधित है? किस शासक से? महिपति शाह से संबंधित है। इसके समय काल पे विदेशी यात्री आए, जैसे मैंने कहा था कि फरमान जारी हुआ जहांगीर का, तो जहांगीर के फरमान के बाद कुछ विदेशी यात्री आए, जैसे अर्ली जजूस ट्रेवल्स इन इंडिया, ये बुक है बहुत इंपॉर्टेंट। वो किसके समय काल की है? महिपति शाह के शासनकाल की ही बुक है, अर्ली जजूस ट्रेवल्स इन इंडिया। किसने लिखी है? वेवल्स ने लिखी है, और इसी में वर्णन मिलता है। ये समय के साथ साथ वेवल्स ने इसमें समय के साथ साथ अलग अलग विदेशी यात्रियों के समय काल की बातें जोड़ी हैं। तो ये बुक तो बहुत देर में आई है, लेकिन इसके संबंध में हमें एंड्राडे और मार्क्विस जो अंग्रेजी यात्री हैं उनके वृत्तांत के संबंध में भी इसमें जानकारी मिलती है। अर्ली जेजूट्स ट्रेवल्स इन सेंट्रल इंडिया या इंडिया, तो वेवल्स ने लिखी है, ध्यान रखना। इसमें वेवल्स द्वारा एंड्राडे और मार्क्विस दो अंग्रेजी यात्रियों के वर्णन मिलता है। एंड्राडे का सह यात्री था मार्क्विस। तो एंड्राडे क्या कहता है? गढ़वाल स्वतंत्र राज्य है, मैंने इसमें चर्चा कर ली कि स्वतंत्र क्यों है। और जेजूट्स ने भी कहा है, जेसुइट्स भी विदेशी यात्री है, उसने भी यही बात कही है कि गढ़वाल स्वतंत्र राज्य था। तिब्बत पर 3 आक्रमण किए थे महिपति शाह ने, यह भी वर्णन किया है एंड्राडे ने। एंड्राडे वो आदमी है जिसने सबसे पहले इस क्षेत्र में एक वो बनाया था, शापरांग में एक चर्च बनाया था, सबसे पहले चर्च की नींव रखी थी शापरांग क्षेत्र में एंड्राडे ने। 1626 की ये बात है, तो 1626 की ये बात है, वो बता रहा है 1625 के आसपास की बात, लेकिन इतिहासकारों में मतभेद है। आप इसी तरह से ध्यान रखेंगे तो आपको याद रहेगी बात। अजवेडो नामक यात्री कहता है कि जुलाई 1631 में जब वह आगरा से श्रीनगर पहुंचा तो महिपति शाह की अंत्येष्टि में स्वयं उपस्थित रहा। तब 1631 जब हम कह रहे हैं वो राज्यारोहण हुआ, लेकिन अजवेडो कह रहा है कि मैं तो उसकी अंत्येष्टि में उपस्थित रहा था। तो इतिहासकारों में इतना गहरा मतभेद है। आगे चलें, महिपति शाह को अक्खड़ राजा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां के जो राज्यारोहण हो रहा था 1627 में, शाहजहां जब गद्दी में बैठे तो ये उसके राज्यारोहण में सम्मिलित नहीं हुआ, तो अक्खड़ राजा इसे कहा जाता है। सर्वाधिक उम्र में राजा बना, 48 वर्ष की उम्र थी, क्योंकि चाचा था। उसी तरह से आप ध्यान रख लेंगे कि ये श्याम शाह का चाचा है तो उम्र ज्यादा ही होगी। प्रथम दावा अभियान में 12,000 सैनिक थे इनके, और 11,000 बंदूकधारी और तोपें भी थी इनके पास। फिर अगला जो दूसरा अभियान था उसमें 20,000 सैनिक थे, लेकिन तीसरा अभियान जो चलाया उसमें बहुत कम सेना हो गई थी इनकी। इनको कहा जाता है, इनकी सेना बहुत बड़ी है ना, तो इनको जो मौलाराम ने इन्हें महाप्रचंड भुजदंड की उपाधि दी है। महाप्रचंड भुजदंड का अर्थ क्या होता है? शक्तिशाली सेना वाला आदमी, शक्तिशाली सेना वाला शासक कहलाएगा महाप्रचंड भुजदंड। मतलब उसके बाजू में बहुत बल है। बल किस कारण है? सेना बहुत पावरफुल है। तो सेना में जब ऐसे सेनापति होंगे, रिखोला लोधी, माधो सिंह भंडारी, बनवारी दास जैसे, तो ऑब्वियस है कि शासक बहुत पावरफुल होगा। एक प्रकरण है महिपति शाह के समय का कि इसने भूलवश कुंभ यात्रा के दौरान
कुछ नागा साधुओं को देखा, कहीं पे वर्णन मिलता है 3-4 नागा साधु, कहीं पे वर्णन मिलता है सैकड़ों नागा साधु। इसने नागा साधुओं को देखा, लेकिन सशस्त्र नागा साधुओं को देखा, उनके हाथों में हथियार थे, तो ये बहुत ही गुस्सा आ गया इसे, बहुत बहुत ही ज्यादा टेंस हो गया ये। तो इसने नागा साधुओं की हत्या करवा दी। ये इसके जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा, और इसी एक भूलवश इस प्रकरण के कारण वो जीवन भर फिर लड़ता रहा। अब कुंभ यात्रा के दौरान नागा साधुओं की हत्या करा दी। इस हत्या के बाद वो कुछ समय बाद बहुत व्यथित हुआ कि साधुओं की हत्या एक बड़ा बड़ा बुरा काम इसके हाथों से हो गया था, तो प्रायश्चित कैसे करें? तो प्रायश्चित करने के लिए एक चीज थी, भरत मंदिर। भरत मंदिर ऋषिकेश में है, तो वहां ही गया। तो भरत मंदिर में वहां जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों को देखते हुए इसे ऐसा लगा कि वे मूर्तियां इसे बहुत खराब नजर से उसे देख रही हैं। जितनी भी वो मूर्तियों को देखता, उसे लगता कि वो मूर्तियां उसको दोषी ठहरा रही हैं। तो उसने क्या किया, भरत मंदिर में स्थित सभी मूर्तियों की आंखें निकलवा दी। इसके बाद वो अपने प्रायश्चित को, यहाँ पे प्रायश्चित का मतलब उसे दुख हो रहा है, इसके बाद प्रायश्चित के लिए उसने ब्राह्मणों से सलाह ली। तो ब्राह्मणों की सलाह का वर्णन हमें मौलाराम ने दिया है। मौलाराम जी कहते हैं कि ब्राह्मणों से जब सलाह ली तो ब्राह्मणों ने उससे कहा कि आप 3 तरह से प्रायश्चित कर सकते हैं। पहला रास्ता है, आप एक काम कीजिए, एक बहुत बड़ा पीपल के लकड़ी का एक कटोरा लीजिए और उसमें बैठ जाइए, पूरी तरह कवर कर ले आपको, इस तरह से बैठ जाइए और फिर पानी चला दीजिए। इसका मतलब यह है कि आप पानी में डूब के मर जाइए, पहली चीज। दूसरा, सोने को पिघलाइए और सोने को पी जाइए, पिघले हुए सोने को, इससे भी वो मर जाएगा। थर्ड यह है कि आप हमेशा इसके बाद युद्ध रहिए और युद्ध रहते हुए लड़ाई करते रहिए, युद्ध करते रहिए और युद्ध करते करते मर जाइए। इन तीनों में से सबसे सुगम रास्ता उसे लगा कि मैं युद्ध करता रहूं और युद्ध करते करते मर जाऊं, तो इसीलिए हम उसे कहते हैं गर्भ भंजन। महिपति शाह को गर्भ भंजन कहा जाता है क्योंकि युद्ध में रत रहा और युद्ध करते करते काको मोर के युद्ध में मारा गया। महिपति शाह ने अपने तिब्बत अभियान के दौरान रोटी सूची नामक प्रथा शुरू की थी। तिब्बत अभियान बहुत ही टफ अभियान, रास्ते दुर्गम, जो जो दर्रों के रास्ते हैं, माणा, थांगला, ऐसे दर्रे हैं और रास्ता बहुत ही कठिन है, मौसम बहुत कठिन है, लगातार बर्फबारी हो रही है। तो इस समय पे जो यहाँ पे सरोला ब्राह्मण प्रथा हम देखते हैं अजय पाल द्वारा शुरू की गई, जिसके तहत जो ब्राह्मण होंगे वो भोजन बनाएंगे और पूरी जनता खाना खाएगी। तो ब्राह्मण भोजन कैसे बनाएंगे? जो बिना सिलाई किए हुए वस्त्रों को पहनकर या फिर धोती पहनकर वो, और अंग में शरीर में अंग में कोई और वस्त्र ना हो। लेकिन ये कर पाना तिब्बत अभियान में आसान नहीं था और ना ही फिजिबल था ये रोज रोज कर पाना। तो उसने क्या किया, रोटी शुचि मतलब शुद्ध, रोटी शुद्ध होती है, रोटी को बिना कपड़े उतारे कोई भी बनाए, चाहे ब्राह्मण बनाए, क्षत्रिय बनाए, वो पूरी जनता, पूरे सैनिक खाएंगे। तो ये रोटी सूची प्रथा थी। इससे हमें ये पता चलता है वो बड़े खुले दिल वाला आदमी था, वो संकीर्ण मानसिकताओं में घिरा हुआ नहीं था। इस प्रथा से हमें ये पता चलता है। तो इस प्रथा के बाद राज्य के अनेक क्षेत्रों में यह प्रथा आज भी वर्तमान में विद्यमान है कि रोटी जो है वो शुद्ध मानी जाती है। वो ब्राह्मण बनाए या क्षत्रिय बनाए, पूरा समाज उसे ले सकता है। तो रोटी सूची प्रथा किसके समय काल की है? महिपति शाह के समय काल की है। दावा की पवार राज्य लूट, दावा के राजा की मृत्यु का लाभ उठाकर रिठोला लोधी के नेतृत्व में दावा पर इसने अधिकार कर लिया। दावा लगातार पवार शासन के क्षेत्र में लगातार लूटपाट मचाता रहता था। इससे व्यथित हो गए, बार बार इनको भगाते थे, लेकिन बार बार वे फिर से लूट कर देते थे। लेकिन क्या हुआ, इसी समय पे दावा के राजा की अकस्मात मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होती है महिपति शाह को। महिपति शाह को जब ये सूचना मिलती है तो रिठोला लोधी के नेतृत्व में वो एक सेना भेजते हैं, और उसी सेना की हम बात करें, प्रथम सेना 12,000 सैनिक। और इस अभियान के तहत रिठोला लोधी दावा पर अधिकार कर लेता है और महिपति शाह के साथ जाके, और पूरी सेना इसके साथ थी। तो अधिकार करने के बाद ये वापस लौट आते हैं और वर्तमान बंधुओं को वहां पर संरक्षण के लिए दावा क्षेत्र में छोड़ आते हैं। लेकिन होता क्या है, लामा के शासक, लामा का जो लामा शासक थे, कहां के, लहासा क्षेत्र के, उनका दावा पे वो आक्रमण कर देते हैं और दावा क्षेत्र में जो बर्तवाल बंधु हैं उनको भी मार दिया जाता है और इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। इस घटना के बाद उसने तिब्बत पर आक्रमण नहीं किया। इस घटना के बाद ये जो घटना हुई, वो चाहता था तिब्बत में शांति रहे, और लेकिन उसकी सीमा जो है वो सुरक्षित रहे, वहां से लगातार डाकुओं का आक्रमण इसकी साम्राज्य पे ना हो। इसीलिए उसने माधो सिंह भंडारी के सहयोग से तिब्बत पर पवार राज्य की सीमा का निर्धारण किया। हुआ क्या था, इसके बाद रिठोला लोधी के कई और प्रयास रहते हैं। रिठोला लोधी जब ये दक्षिणी क्षेत्र जो है तिब्बत का, वो दक्षिणी क्षेत्र तिब्बत के अभियान में जब वो सफल हो जाते हैं, उसके बाद वो पश्चिमी क्षेत्र जो सिरमौर है उसको भी सुरक्षित करते हैं और दून क्षेत्र को भी सुरक्षित करते हैं। बाद में जब इसी अभियान के सेकेंड अभियान के दौरान रिठोला लोधी की, तृतीय अभियान के दौरान रिठोला लोधी की जब मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद आज भी उनकी तलवारें वहां पे उनकी पूजा की जाती है। वहां तलवारें आज भी हैं उस दावा क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जो कि आक्रमण के बाद इनकी मृत्यु हुई थी रिठोला लोधी की। माधो सिंह भंडारी सेनापति हैं और इनके भी चबूतरे हमें प्राप्त होते हैं, जो छोटा चीन युद्ध हम कह रहे हैं।
छोटाछीन युद्ध के समय पे तो ऐसा हुआ था 1640 ईस्वी में, हालांकि उससे पहले मर गए थे, ऐसे भी उसके पहले डेथ हो गई थी इनकी, वो भी हमें वर्णन मिलता है, लेकिन वो एग्जैक्ट माना नहीं जाता। 1640 वाला प्रमाणित है। रानी कर्णावती के संरक्षण में ये सेनापति थे उस समय। तो जब ये तिब्बत अभियान चल रहा है, छोटाछीन युद्ध चल रहा है, तुमुलगढ़ का युद्ध जिसे हम बोलते हैं, तो तुमुलगढ़ के युद्ध के दौरान इनको चारों ओर से शत्रुओं ने घेर लिया। जब शत्रुओं ने घेर लिया तो शत्रुओं के घेरे जाने के बाद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये बच नहीं सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, शत्रुओं के हाथों मारे जाने के बजाय इन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अपने सैनिकों से इन्होंने कहा कि मुझे पालती मार के पिटवाओ और हल्की सी आग दे दो, और मैं बैठे बैठे उस स्थिति में मरना चाहूंगा, पालती मारी बैठी स्थिति में। अगर मैं मर गया उसके बाद तुम मुझे पालती मारी स्थिति में बिठवाओगे, होल्डेड फुट्स उस स्थिति में बिठवाओगे, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि मरने के बाद ठंडा क्षेत्र है, शरीर अकड़ जाता है। इस तरह इनकी मृत्यु हुई थी। इनका एक बहुत फेमस कथन है, एक सिंह जंगल में, एक सिंह गाय का, तीसरा सिंह माधो सिंह और सिंह काहे का। ये इनका फेमस कथन है। एक सिंह जंगल में मतलब शेर, दूसरा सिंह गाय का मतलब गाय का सिंह, और तीसरा सिंह मैं माधो सिंह भंडारी, चौथा सिंह काहे का। रिखोला लोधी सिरमौर के डाकुओं का अभियान विफल किया। मौलाराम ने महिपति शाह को महाबल प्रचंड भुजदंड की उपाधि दी है। इसके बाद बिशहर अभियान एक फेमस है। बिशहर अभियान किससे संबंधित है? बिशहर अभियान महिपति शाह के समय पे ही हुआ था, जिसमें माधो सिंह भंडारी की मृत्यु हो गई थी, ऐसा कहते हैं हरिकृष्ण तुरी और राहुल सांस्कृत्यायन। मैं कह रहा था ना आपको कि माधो सिंह भंडारी की मृत्यु कब हुई, इस पे भी इतिहासकारों में मतभेद है। वो तो हमारे पास छोटाछीन, तुमुलगढ़ और ये हटवाल ब्राह्मण वाला कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम समझ पाते हैं कि 1640 के आसपास ये सब हुआ होगा, लेकिन महिपति शाह के शासनकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा कहते हैं हरिकृष्ण तुरी और सांकृत्यायन। ये बिशहर के युद्ध के कारण इस अभियान में माधो सिंह भंडारी की मृत्यु हो गई। 3 सेनापति थे इनके, रिखोला लोधी, माधो सिंह भंडारी और बनवारी दास। बनवारी दास मौलाराम के पूर्वज हैं। ये 1200 सैनिकों के साथ मुगल दरबार से यहाँ आए थे और यहाँ के शासक की सेवा में लग गए थे, तो ये सेनापति थे। मासिर उल उमरा ये मुगल एक रचना है। इस रचना में कहा गया है कि इसके अलावा इनका एक और सेनापति था जिसने महारानी कर्णावती के शासनकाल में भी अपनी सेवाएं दी थी। तो संभवतः ये मासिर उल उमरा जो ये रचना है, ये बात कर रही हो सकती है माधो सिंह भंडारी की। इन 3 के अलावा मे बी माधो सिंह इन 3 के अलावा कह रहा है, ये रचना कहती है इन 3 के अलावा, तो तीसरा कोई और हो सकता है, और माधो सिंह भंडारी वही आदमी हो सकता है जो कि महारानी कर्णावती के शासनकाल के समय पे उनको सेवाएं दी जिसने। इसके अलावा हमने सारी बात कर ही ली। महारानी कर्णावती इनकी पत्नी थी। महिपति शाह की पुत्र का नाम पृथ्वीपति शाह, जो कि अल्पवयस्क था जब इनकी मृत्यु हुई थी। काकू बमोर का युद्ध, ये काकू बमोर का युद्ध इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी युद्ध में महिपति शाह की मृत्यु हुई ऐसा माना जाता है, लेकिन इसके भी प्रामाणिकता नहीं है, क्योंकि अपने वकील के द्वारा त्रिमल चंद ने एक पैगाम भिजवाया था 1634 के आसपास। वो पैगाम था, तुमरो दियो राज हम पायो, निमक तुम्हारो हमने खायो, तुमरो करी चाकरी हम आए, तब पूर्वांचल राज ही पायो। तो कितना मतलब उनको श्रेष्ठ कहा जा रहा है महिपति शाह को, महिपति शाह के का वंदन किया जा रहा है इस पूरी बात में। ये एग्जैक्ट है जैसा उसने अपने वकील के हाथों अपना फरमान भिजवाया था, अपनी बात भिजवाई थी महिपति शाह को। उन्होंने कहा है, तुम्हारा दिया हुआ राज हमने पाया, तुम्हारा नमक हमने खाया, तुम्हारी हमने चाकरी की, तब हमने कुर्मांचल ये राज्य पाया। जो ऐसा शब्दावली यूज कर रहा है महिपति शाह के लिए, उससे महिपति शाह का युद्ध होगा क्यों? और इस युद्ध में महिपति शाह लड़ेंगे या फिर त्रिमल चंद कुछ एक या तो संधि कर लेंगे, ऐसा होगा क्यों? तो ये भी प्रमाणित नहीं है, लेकिन इतिहासकारोों का कहना है कि काकू बमोर का युद्ध 1634 में हुआ था। गढ़वाल की सीमा पर, गढ़वाल की सीमा क्षेत्र पर काकू बमोर का युद्ध हुआ था, और इसमें बनवारी दास अपने सैनिकों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए थे। साथ ही महिपति शाह की इसमें बुरी तरह घायल हो गए थे महिपति शाह, और 1635 में महिपति शाह की मृत्यु हो जाती है। त्रिमल चंद इस युद्ध में विजय रहा था, कुमाऊं का शासक त्रिमल चंद। धन्यवाद।